हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो विषय है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। आज का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसको कितने तरीके से हम कह सकते हैं कि समझा जा सकता है, लिखने की प्रक्रिया क्या होगी, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कितने समय में इस उत्तर को लिखना होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। ठीक है, ये कथन है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर बंद किया गया है, अर्थात एक कथन के रूप में इसे रखा गया है। इसके पश्चात क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन को डिफाइन करें। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति, इसको ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति की विधियाँ और शर्तों, साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। तो किसकी बात की जा रही है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। आपके प्रश्न में 3 लाइनें हैं और इन 3 लाइनों में 3 चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। लिखना किसके बारे में है, मतलब क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेट करता है। तो एक पद है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक अत्यावश्यक भूमिका निभाता कैसे है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है, वो क्वेश्चन दूसरी और तीसरी लाइन बताता है। कहता है जो इसकी भूमिका है, जो अत्यावश्यक भूमिका है, उसकी जो व्याख्या करनी है वो कैसे करनी है कि यह किस प्रकार इसकी नियुक्ति की विधि और शर्तें। ठीक है, कि महालेखा कैग जो होता है, जिसकी जो नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति के साथ साथ जो शर्तें जुड़ी होती हैं वो क्या हैं, इसको स्पष्ट करना है। उसके साथ उसके बाद कहा गया अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, अर्थात उसके कर्तव्य और जो शक्तियां उसको प्रदत्त हैं उसकी आपको यहाँ पर चर्चा करनी। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। शब्द सीमा 150 है, 150 शब्दों में लिखना है, अर्थात ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिनट की बात करें तो हमने पहले भी कहा है कि 23 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और उस लिहाज से आपको 6.5 मिनट या मैक्सिमम आप जा सकते हैं 7 मिनट से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन 6.5 मिनट एक्यूरेट अगर हम देखें तो वहाँ पर हम इतना मिनट आपको वहाँ पर मिल सकता है। 6.5 मिनट में आपको अपना ये उत्तर लिखना है। जैसा मैंने कहा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये भी समझ लेते हैं किस साल पूछा गया था। तो ये प्रश्न 2018 में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। पेपर आपका 2 था, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर 2 में पूछा जाता है। विषय जैसा कि आप सभी परिचित हैं, विषय आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था और जो उप विषय है जिससे संबंधित प्रश्न है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये तो हमने समझ लिया, प्रश्न, विषय, पेपर, कब पूछा गया, शब्द, मिनट, सारी चीज़ें हमने जानकारी यहाँ पर कर ली। अब बात आती है प्रश्न को लिखने की। तो चलिए देखते हैं कि हम मुख्य भाग से पहले जो भूमिका लिखी जाती है, हम भूमिका कैसे लिख सकते हैं। तो भूमिका लिखने के यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके मैंने लिखे हुए हैं, दोनों में से कोई भी आप एक अपना सकते हैं। पहली है वो है मैंने यहाँ पर कथन आधारित लिखी है, दूसरा जो है वो विषय विशेष की चर्चा करता हुआ है। पहला क्या है? पहला जो कथन है वहाँ पर मैंने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्या किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के संरक्षकों में से एक होगा। इतना काफ़ी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्थिति को चर्चा करते, अर्थात उसके बारे में बताने को लेकर।
जो पहली बात है कि जहाँ पर हमने कहा था किसके बारे में चर्चा करनी है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, तो उसके बारे में अगर जानकारी देनी है तो एक तो हम कथन का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छा जो कथन है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। वहाँ पर उनके द्वारा जब इसको जस्टिफाई किया गया, कथन जो उपयोग किया वो बहुत अच्छा है। अगर आपको कथन याद नहीं रहते हैं तो आप इस पद को लेकर थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसका संक्षेपण यहाँ से अर्थात उसके बारे में चर्चा करते हुए प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात विषय विशेष की जानकारी देते हुए भी भूमिका लिख सकते हैं। जैसे कैग अनुच्छेद 148 में वर्णित एक संवैधानिक पद है। यह लोक वित्त का मुख्य संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। दोनों ही आप यहाँ देख सकते हैं, और ये भूमिका आप आराम से 25 शब्दों में आराम से इसको लिख सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला लिख लें चाहे नीचे वाला लिख लें, दोनों ही एक ही जैसे हैं। दोनों के बस लिखने का तरीका अलग है, अर्थात भूमिका जो है वो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात आती है मुख्य भाग में, और मुख्य भाग में हमें चर्चा करनी है दो चीज़ों की। पहला क्या है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की चर्चा करनी है, और नियुक्ति के साथ साथ उसकी कौन सी शर्तें जुड़ी हैं। दूसरा जो लिखना है मुख्य भाग में ही उसके कर्तव्य और अधिकारों की चर्चा करनी है। तो चलिए दोनों ही चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर हम करते हैं कि मुख्य भाग में नियुक्ति की विधि और शर्तों को लेकर चर्चा करेंगे। तो नियुक्ति की विधि क्या क्या है। सबसे पहले नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, है ना, ठीक है। तो नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर आपकी की जाती है। किसकी की जाती है, कैग की। दूसरा क्या है, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। मान लीजिए अगर उसकी नियुक्ति यहाँ पर 61 साल का कोई व्यक्ति है उसे नियुक्त किया गया, तो वो यहाँ पर अगर 6 साल का आप कार्यकाल जोड़ेंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 67 साल का। लेकिन उसकी यहाँ पर एज भी निर्धारित किया गया है कि आप 65 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो या फिर आपका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल का होगा, या तो आप 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, उसे पद से हटाया कैसे जा सकता है, तो उसकी जानकारी कहाँ लिखी है, संविधान में उल्लिखित कार्यवाही द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन, पेंशन और सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, और पद छोड़ने के पश्चात वो केंद्र एवं राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। तो ये क्या है, नियुक्ति और उसके संबंधित जो शर्तें हैं, जो विधियां हैं, जो शर्तें हैं, वहाँ पर कैग के साथ जुड़ी हुई हमने यहाँ पर उसकी चर्चा कर दी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कार्यकाल आपका 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु, पदमुक्त संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के द्वारा ही किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त आप नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियुक्ति के पश्चात यहाँ वेतन और सेवा शर्तों की बात यहाँ पर की जाती है, उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अदलाश पद छोड़ने के लिए वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन यहाँ पर आप कोई पद धारण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप आराम से यहाँ पर 40 शब्द में इसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। पहला आपने 25 शब्द अब लिखने हैं, 40 यहाँ पर यूज़ कर लिए। अगर 45 भी मानकर चलते हैं तो 40 और 25 और 45 और 25 शब्द हमने यूज़ कर लिए, हम 70 शब्द हो गए हमारे। अब बात आती है कर्तव्य एवं शक्तियों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उस प्रश्न में यह भी पूछा गया है। तो देखिए क्या क्या इनके कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। राज्य एवं विधानसभा, चाहे राज्य कहिए, राज्यों में ही विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि से होने वाले व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। तो जो भी आप यहाँ पर जो भी संघ है, जो भी राज्य हैं या विधानसभाओं के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है, किससे जो खर्च किया जा रहा है, संचित निधि से जो भी खर्च कर रहे हैं, उसकी जो परीक्षण करता है वो कौन करेगा, कैग करता है। दूसरा, संघ व राज्य के जो आकस्मिक लेखा हैं, आकस्मिक जो निधि हैं, ठीक है, फंड होते हैं, और राज्य के जो लोक लेखा, जो पब्लिक फंड हैं, उनके व्यय की भी यहाँ पर परीक्षण आपके कैग के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा वित्त पोषित निकाय, केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा वित्त पोषित निकाय एवं सभी सरकारी, यहाँ पर एवं होगा, यहाँ पर सभी
एवं सभी सरकारी कंपनियों व निगमों की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। तो यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी फंडों की, चाहे पब्लिक फंड हो, चाहे आपका संचित निधि हो, चाहे आपका आकस्मिक निधि हो, उसकी तो वहाँ पर जांच करता ही करता है। इसके अलावा यदि सरकार के द्वारा किसी भी निकाय को वहाँ पर पैसा दिया गया है तो उसकी भी जांच करेगा। सरकार के अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं उनकी चर्चा करेगा। जो भी निगम आते हैं सरकार के अंतर्गत उनकी भी वहाँ पर चर्चा नहीं, मतलब वहाँ पर लेखा परीक्षण करेगा उनकी, अर्थात जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल उसे कुछ अन्य प्राधिकरणों या लेखा परीक्षण करने की बात करते हैं तो वो करता है। तो इस तरीके से उसके कर्तव्य एवं अधिकार क्या हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो सरकार और उसके अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनियों या सरकार के द्वारा किसी को दिए गए सहायता के संबंधी, जो वित्त संबंधी जो स्थितियां हैं उनकी जांच कौन करता है, कैग करता है। तो यहाँ पर आप इसको भी आराम से, हमारे पास अभी 80 शब्द बचे हुए थे तो 80 में से हम आराम से यहाँ पर इसको 60 शब्द दे सकते हैं, काफ़ी होगा। 60 शब्दों हम इसको लिख लेंगे और एट द लास्ट निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है हमने बाकी, क्योंकि वहाँ पर अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, नियुक्ति हो गई, विधि एवं सेवा शर्तें हो गई और कथन के माध्यम से या फिर 148 अनुच्छेद और वहाँ पर लेखा परीक्षक नियुक्ति और वित्तीय नियंत्रक का कार्य करता है, हमने सारी जानकारी दे दी है। एट द लास्ट यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन में ये जस्टिफाई कर देना है कि कैग किस तरीके से एक स्वतंत्र भूमिका के तौर पर कार्य करता है, बस। तो एट द लास्ट मैंने यही यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 से 30 शब्द तक हम यहाँ पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आराम से हम 20 से 30 शब्द को हम इसमें ले सकते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट संसद एवं विधानसभाओं की सार्वजनिक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष रखता है, ठीक है। और ये जो समितियां होती हैं ये रिपोर्ट की क्या करती हैं, जांच करती हैं, साथ ही क्या करती हैं, निर्णायक फैसला देती हैं। इस तरीके से सभी जो उपर्युक्त प्रावधान है उससे इस तरीके से संविधान ने कैग की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित कर रखा है। तो कैग किसी के अंडर में काम नहीं करता है, उसका जो कार्य है वो सीधे यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है और यहाँ पर सरकार के अंतर्गत आने वाले हर प्रकार के व्ययों की वो लेखा परीक्षण कर सकता है। उसके पास जो अधिकार, उसके पास जो शक्तियाँ हैं उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक अत्यावश्यक भूमिका में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर कैग के द्वारा जो भी काम, क्रियाविधियाँ, शक्तियाँ, अधिकार, इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं वो भी हमने बात कर ली। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर लिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पर रिवीजन भी आपका हो गया और आपने यहाँ पर आंसर राइटिंग भी कर ली है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे। यहाँ पर अपने स्तर पर इसमें कुछ भी नई चीज़ें जोड़ भी सकते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं। ये सिर्फ एक मानक तरीके से लिखने के तरीके को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और आई होप आप यहाँ पर इसे समझ पाए होंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की अपने उत्तर में चर्चा करनी होती है, उससे ना ज़्यादा और ना ही उससे कम की चर्चा करनी है। आपका जो भी उत्तर लिखा जाए वो प्रश्न के सभी प्रकार की डिमांड्स को जो होता है पूरा करता हो। इसका विशेष ध्यान आप ज़रूर रखें जब भी आप अपने आंसर राइटिंग को करने जा रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में आपके नंबर कटेंगे और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। हमने इस अपने प्रश्न को यहाँ पर आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए चीज़ों को चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ एक विषयगत स्थितियों की जानकारी भी लेते चलेंगे। तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता चलेगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर आंसर भी लिखना सीखते चलेंगे। तो इस तरीके से आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी, जो कैग जिसको हम कहते हैं, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के बारे में यहाँ पर जानकारी ले ली है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को लेकर चर्चा करते हुए। थैंक यू सो मच।